नमस्कार। म्यूचुअल फंड्स की दुनिया में ना अक्सर एक सवाल निवेशकों को बड़ा उलझाता है कि भाई फ्लेक्सी कैप चुने या मल्टी कैप। हाँ, ये सवाल बहुत आम है और बिल्कुल वाजिब भी। नाम काफी मिलते जुलते हैं। हाँ, और दोनों ही इक्विटी में पैसा लगाते हैं। सही कहा। लेकिन इनकी जो निवेश की स्टाइल है और जो नियम है, उनमें काफी बड़ा फर्क है। आज कोशिश करेंगे कि इसी फर्क को थोड़ा बारीकी से समझें। बिल्कुल। तो आज की चर्चा का मकसद एकदम साफ है। पहले तो ये फ्लेक्सी कैप फंड है क्या भला, फिर ये मल्टी कैप से अलग कैसे हैं, इनके फायदे क्या हो सकते हैं, और हाँ, पिछले कुछ सालों में इनका प्रदर्शन कैसा रहा है। और आगे का भी देखेंगे थोड़ा। हाँ बिल्कुल, मतलब 2025-26 के लिहाज से कौन से फंड्स पर नजर रखी जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी गहराई में उतरना। जी, तो सबसे पहले फ्लेक्सी कैप फंड्स, जैसा नाम में ही है, फ्लेक्सी मतलब लचीलापन। लचीलापन। हाँ, ये इक्विटी म्यूचुअल फंड की वो कैटेगरी है जहां फंड मैनेजर को ना पूरी आजादी होती है कि वो पैसा कहाँ लगाएगा। कहाँ मतलब किन कंपनियों में? चाहे वो लार्ज कैप हो, मतलब बड़ी कंपनियां, या मिड कैप, मझोली कंपनियां, या फिर स्मॉल कैप यानी छोटी कंपनियां। अच्छा, मतलब कोई रोक टोक नहीं कि इतना % यहाँ लगाना ही है, वैसा कुछ? कोई बंदिश नहीं, कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं। फंड मैनेजर अपने हिसाब से बाजार के हालात देखकर, इकोनॉमी किधर जा रही है, ये सब देखकर ये तय करता है कि पैसा कहाँ लगाना है। अच्छा, जैसे मान लीजिए बाजार अभी बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, वॉलेटाइल आ तो हो सकता है फंड मैनेजर सोचे कि चलो बड़ी जो स्टेबल कंपनियां हैं, लार्ज कैप्स, उनमें ज्यादा पैसा रखते हैं, रिस्क थोड़ा कम करते हैं। और अगर उसे लगे कि नहीं, छोटी कंपनियों में भी बहुत ग्रोथ आने वाली है, तो फिर वो मिड कैप और स्मॉल कैप में अपना निवेश बढ़ा सकता है ताकि रिटर्न अच्छा मिले। लेन बदल ली, स्पीड कम ज्यादा कर ली। क्या बढ़िया उदाहरण दिया, बिल्कुल यही बात है। फ्लेक्सी कैप मैनेजर भी बाजार की सड़क पर वैसे ही अपनी रणनीति, अपनी चाल बदल सकता है। तो ये तो फंड मैनेजर की काबिलियत पर बहुत बड़ा दाव हो गया ना? हाँ, काफी हद तक। फ्लेक्सी कैप फंड कितना सफल होगा, ये इस बात पर बहुत निर्भर करता है कि फंड मैनेजर बाजार को कितना सही पढ़ता है और सही टाइम पर सही फैसले ले पाता है या नहीं। अब इसी के सामने रखकर देखते हैं मल्टी कैप फंड्स को, जिनसे अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। हाँ, मल्टी कैप फंड्स, ये भी इक्विटी फंड्स है, पर यहाँ वो लचीलापन, वो फ्लेक्सिबिलिटी कम है, जैसा आपने शुरू में कहा था। बिल्कुल सही। यहाँ पे ना हमारा जो मार्केट रेगुलेटर है, सेबी, अच्छा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हाँ, उनका एक नियम लागू होता है। क्या नियम है सेबी का मल्टी कैप के लिए? नियम ये है कि मल्टी कैप फंड को अपना जो भी टोटल पैसा है, उसका कम से कम 25% लार्ज कैप स्टॉक्स में लगाना ही होगा। ओके। कम से कम 25% मिड कैप स्टॉक्स में, और कम से कम 25% स्मॉल कैप स्टॉक्स में, ये अनिवार्य है। अच्छा, तो मतलब 75% पैसा तो इन 3 कैटेगरी में बटा ही रहेगा मिनिमम। हाँ, न्यूनतम। बाकी का जो 25% बचा, उसमें मैनेजर कुछ कर सकता है अपनी मर्जी से। हाँ, बाकी 25% के लिए वो आजाद है। तो देखिए, यहीं पर मुख्य अंतर एकदम साफ हो गया। हाँ बिल्कुल, फ्लेक्सी कैप मतलब पूरी आजादी, और मल्टी कैप मतलब 75% हिस्से पर नियम लागू। इससे मल्टी कैप मैनेजर की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो काफी कम हो जाती है। तो इसका असर क्या पड़ेगा निवेश पर? सोचिए, अगर बाजार में सिर्फ बड़ी कंपनियां ही अच्छा कर रही हैं, लार्ज कैप्स, तो मल्टी कैप फंड वाला क्या करेगा? वो तो फंस गया। हाँ, वो उस तेजी का पूरा फायदा शायद न उठा पाए, क्योंकि उसे तो मिड और स्मॉल कैप में भी कम से कम 25% रखना ही है, चाहे वो उस समय अच्छा कर रहे हो या पिट रहे हो। जबकि फ्लेक्सी कैप वाला मैनेजर ऐसी सिचुएशन में अपना ज्यादातर पैसा या पूरा ही पैसा लार्ज कैप में शिफ्ट कर सकता है। ये तो बड़ा फर्क है। अच्छा, अब अगर दोनों को आमने सामने रखें पॉइंट बाय पॉइंट, तो मुख्य अंतर क्या क्या हुए? देखिए, पहला और सबसे बड़ा फर्क तो निवेश के नियम का ही है। फ्लेक्सी कैप कोई नियम नहीं, पूरा फ्रीडम। ठीक है। मल्टी कैप मिनिमम 25% हर कैप साइज में, यानी लार्ज, मिड, स्मॉल सब में लगाना जरूरी। और इसी से जुड़ा है लचीलापन, फ्लेक्सी कैप में बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत ज्यादा। और मल्टी कैप में काफी कम। सही। अब आते हैं रिस्क पर। जोखिम के मामले में क्या कहेंगे? देखिए, रिस्क तो दोनों में है तो इक्विटी फंड ही। हाँ, वो तो है। पर फ्लेक्सी कैप का जो रिस्क प्रोफाइल है वो डायनामिक है, बदलता रह सकता है। फंड मैनेजर की स्ट्रैटेजी पर निर्भर करता है, वो चाहे तो कम रिस्क ले, चाहे तो ज्यादा। अच्छा। जबकि मल्टी कैप में रिस्क आप कह सकते हैं कि तुलना में ज्यादा स्टेबल है, और शायद थोड़ा ज्यादा भी, क्योंकि उसमें 50% पैसा तो मिड और स्मॉल कैप में रखना ही है। और वो ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं आमतौर पे? हाँ, लार्ज कैप से ज्यादा, बिल्कुल।
ठीक है, और रिटर्न की बात करें तो किसकी क्षमता ज्यादा है? क्या मल्टी कैप ज्यादा रिटर्न दे सकता है क्योंकि उसमें मिड स्मॉल कैप ज्यादा है? थ्योरेटिकली हाँ, खासकर जब मिड और स्मॉल कैप मार्केट में तेजी चल रही हो, तब मल्टी कैप चमक सकता है, लेकिन वो अस्थिरता के साथ आता है। फ्लेक्सी कैप में रिटर्न फंड मैनेजर की स्किल पर बहुत टिकेगा। अगर उसने सही टाइम पर सही कॉल ली तो रिटर्न शानदार हो सकते हैं, और शायद वो मार्केट गिरने पर नुकसान को भी बेहतर तरीके से मैनेज कर पाए। तो ये मतलब ये निवेशक की अपनी सोच पर आ गया कि वो क्या चाहता है, मैनेजर पे भरोसा करना है या नियमों के हिसाब से बंधा हुआ निवेश चाहिए। एकदम। जो निवेशक ये चाहते हैं कि भाई फंड मैनेजर मार्केट देखकर अपनी समझ से फैसले लें, उनके लिए शायद फ्लेक्सी कैप बेहतर है। और जो चाहते हैं कि नहीं, मेरा पैसा हर साइज की कंपनी में थोड़ा थोड़ा तो लगा ही रहे, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे। हाँ, जिन्हें वो एक तरह का फिक्स्ड एलोकेशन चाहिए, उन्हें शायद मल्टी कैप ज्यादा सूट करे। ठीक है, ये अंतर तो अब काफी साफ हो गया। अब इस पर आते हैं कि फ्लेक्सी कैप फंड्स को अक्सर बेहतर क्यों माना जाता है। हमारे स्रोत भी कुछ ऐसा ही इशारा कर रहे हैं। हाँ, इसके कुछ ठोस कारण हैं। पहला तो वही लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, जो बाजार के उतार चढ़ाव में काम आती है। बिल्कुल। मैनेजर को रणनीति बदलने की ताकत मिलती है। ये बदलते माहौल में बहुत फायदेमंद हो सकता है। दूसरा शायद वो डाइवर्सिफिकेशन वाली बात, विविधीकरण, उसमें बेहतर संतुलन बन सकता है। हाँ, मैनेजर कोशिश कर सकता है कि लार्ज कैप से थोड़ी स्थिरता ले ले और मिड स्मॉल कैप से ग्रोथ का तड़का लगा दे। अच्छा, मतलब एक सही मिक्स बनाने की कोशिश कर सकता है। वो संतुलन शायद मल्टी कैप के बंधे हुए नियमों में उतना ना बन पाए। और रिस्क मैनेजमेंट, जोखिम प्रबंधन, वो भी एक बड़ा पॉइंट है, क्योंकि किसी एक सेगमेंट में मिनिमम पैसा रखने की मजबूरी नहीं है। तो अगर मैनेजर को लग रहा है कि आगे मार्केट गिरने वाला है या कोई खास सेगमेंट बहुत रिस्की हो गया है, तो वहां से पैसा निकालकर सेफ जगह लगा सकता है। इससे नुकसान कम हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। कई फंड इसे अपनी डाउनसाइड प्रोटेक्शन स्ट्रेटेजी कहते हैं, मतलब गिरने पर बचाव पर ज्यादा ध्यान। और लंबी अवधि में वेल्थ क्रिएशन यानी संपत्ति बनाने की क्षमता तो है ही, क्योंकि है तो ये इक्विटी फंड। निश्चित रूप से लॉन्ग टर्म में इक्विटी में निवेश को महंगाई को हराने और पैसा बनाने का एक मजबूत तरीका माना जाता है। ये तो हुई फायदों की बात, लेकिन क्या ये फायदे सिर्फ कागज पर है या असल रिटर्न में भी दिखते हैं? मतलब पिछले कुछ सालों का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है इन फंड्स का? पिछले 5 साल के अगर आंकड़े देखें तो कुछ फ्लेक्सी कैप फंड्स ने सच में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। अच्छा। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात याद रखनी है। क्या? कि पिछला प्रदर्शन भविष्य के रिटर्न की गारंटी बिल्कुल नहीं होता। हाँ, ये डिस्क्लेमर तो बहुत जरूरी है, बिल्कुल। तो कौन से फंड्स हैं जिन्होंने अच्छा किया? हमारे स्रोत के हिसाब से पिछले 5 सालों के कुछ टॉप परफॉर्मर्स और उनके अनुमानित सालाना रिटर्न मतलब CAGR वो कुछ इस तरह रहे हैं। बताइए। क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड लगभग 28 से 30% CAGR। अरे वाह, 28 से 30%। हाँ, फिर HDFC फ्लेक्सी कैप फंड ये भी करीब 28 से 29%। JM फ्लेक्सी कैप फंड लगभग 26 से 29% के बीच। अच्छा। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड करीब 24 से 27%। ठीक है। और फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड ये भी लगभग 25 से 26%। ये आंकड़े तो सुनने में बहुत ही आकर्षक लग रहे हैं। मतलब 25% से ऊपर सालाना रिटर्न। हाँ, ये काफी मजबूत रिटर्न है, इसमें कोई शक नहीं। आप इसे ऐसे समझिए, अगर किसी ने 5 साल पहले मान लीजिए इनमें से किसी टॉप फंड में 10,000 रुपए की मंथली SIP शुरू की होती, तो आज उनका लगाया हुआ पैसा और उस पर मिला रिटर्न मिलकर कुल वैल्यू शायद 2 गुने से 2.5 गुने से भी ज्यादा हो गई होती। अच्छा। हाँ, पर ये सिर्फ एक उदाहरण है। असल रिटर्न कम ज्यादा हो सकते हैं। नहीं, पर ये उदाहरण असर दिखाता है कि कंपाउंडिंग कैसे काम करती है। लेकिन जैसा हमने कहा, ये तो बीता हुआ कल है। अब सबसे अहम सवाल, आने वाले समय के लिए मतलब 2025-26 के लिए किन फ्लेक्सी कैप फंड्स पर नजर रखी जा सकती है और क्या उम्मीदें रखनी चाहिए? देखिए, भविष्य का एकदम सटीक अंदाजा लगाना तो नामुमकिन है। हाँ, वो तो है। लेकिन हाँ, पिछले प्रदर्शन को देखकर फंड मैनेजमेंट टीम कैसी हैं, उनकी स्टाइल क्या है, उनकी स्थिरता, इन सब के आधार पर कुछ फंड्स हैं जिन्हें निवेशक ट्रैक कर सकते हैं। हमारे स्रोत ने कुछ नाम और संभावित रिटर्न की एक रेंज बताई है। कौन से नाम है इस लिस्ट में? पहला नाम है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का। इनकी जो निवेश की स्टाइल है वो काफी आक्रामक मतलब अग्रेसिव मानी जाती है। अग्रेसिव मतलब वो बाजार की तेजी का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो स्रोत के अनुसार यहाँ अपेक्षित रिटर्न की संभावना 25% से 30% के बीच देखी जा रही है। लेकिन फिर रिस्क भी ज्यादा होगा। बिल्कुल, जाहिर है इसमें जोखिम भी ज्यादा हो सकता है।
क्वांट अपनी मोमेंटम और क्वांटिटेटिव स्टाइल के लिए जाना जाता है। वो मार्केट ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं और पोर्टफोलियो में तेजी से बदलाव भी कर सकते हैं। अच्छा, ये ज्यादा रिटर्न दे सकता है, पर गलत टाइम पर फंसने का खतरा भी रहता है। समझ गई। ठीक है, दूसरा नाम? आना जाता है। यहाँ अपेक्षित रिटर्न की रेंज 22% से 28% बताई गई है। ये शायद क्वांट जितनी तेजी ना दिखाए, पर शायद स्थिरता ज्यादा दे। ठीक है, तीसरा? अगला नाम है जेएम फ्लेक्सी कैप फंड। इसका रीसेंट परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। इसके लिए अपेक्षित रिटर्न 23% से 27% के दायरे में अनुमानित है। फिर आता है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। ये अपनी थोड़ी अलग स्टाइल के लिए जाना जाता है। हाँ, इनके बारे में सुना है कि ये विदेश में भी निवेश करते हैं। हाँ, ये विदेशी इक्विटी में भी निवेश करते हैं, जो इन्हें थोड़ा और डाइवर्सिफिकेशन देता है। इनकी अप्रोच वैल्यू इन्वेस्टिंग पर फोकस करती है। हाँ। थोड़ी कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव मतलब वो डाउनसाइड प्रोटेक्शन पर काफी जोर देते हैं। हाँ। बाजार गिरे तो नुकसान कम हो, इस पर ज्यादा ध्यान। इनकी अपेक्षित रिटर्न रेंज 18% से 24% बताई गई है। तो ये क्वांट से एकदम उल्टा हुआ, कम रिटर्न की उम्मीद पर शायद रिस्क भी कम। हाँ, मोटे तौर पे कह सकते हैं। क्वांट तेजी पकड़ने की कोशिश में रहता है, पराग पारिक ज्यादा सावधानी से लंबी अवधि की वैल्यू देख के चलता है। दोनों की फिलोसफी काफी अलग है। दिलचस्प है। और पांचवा फंड? पांचवा है फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। ये एक बैलेंस्ड अप्रोच यानी संतुलित तरीका अपनाता है। इसके लिए अपेक्षित रिटर्न 20% से 25% के बीच अनुमानित है। ये अपेक्षित रिटर्न की रेंज जानना ठीक तो है, पर मुझे लगता है यहाँ एक बड़ा सा सावधान वाला बोर्ड लगा देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसे जितनी बार कहा जाए कम है। ये सिर्फ अपेक्षित रिटर्न्स हैं, ये अनुमान है, कोई गारंटी नहीं है। हाँ। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। असली रिटर्न इनसे बहुत कम भी हो सकते हैं और आपका लगाया हुआ पैसा, मूलधन, उसका भी नुकसान हो सकता है। ये आंकड़े सिर्फ एक इशारा दे सकते हैं, कोई पक्का वादा नहीं। तो मतलब किसी भी फंड में पैसा डालने से पहले अपनी रिसर्च करना और किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर, किसी वित्तीय सलाहकार से सलाह लेना बहुत जरूरी है। ये तो अनिवार्य है। देखिए, हर निवेशक की जरूरतें अलग होती हैं, उनके लक्ष्य अलग होते हैं, उनकी रिस्क लेने की क्षमता अलग होती है। हाँ। किसी दोस्त ने कह दिया या रिश्तेदार ने ले रखा है, ये देखकर निवेश करना बहुत खतरनाक हो सकता है। एक अच्छा सलाहकार आपकी पूरी फाइनेंशियल पिक्चर देखकर सही सलाह दे सकता है। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो क्या मुख्य बातें निकल कर आई? देखिए, पहली बात तो ये कि फ्लेक्सी कैप फंड उन निवेशकों के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं जो इक्विटी में निवेश करते वक्त लचीलापन चाहते हैं और जो फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज पर, उसकी काबिलियत पर भरोसा करने को तैयार है। और जिनका निवेश का नजरिया लंबा हो, मतलब कम से कम 5-10 साल या उससे ज्यादा। हाँ, ये लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा उपयुक्त है और साथ ही जिनमें मध्यम से ज्यादा जोखिम उठाने की क्षमता हो। सही कहा। और निवेश का एक अच्छा तरीका हो सकता है SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। बिल्कुल, नियमित बचत भी होती है, निवेश भी होता है और SIP से वो रुपए की औसत लागत यानी रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा भी मिल जाता है। बाजार के उतार चढ़ाव का असर थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, तो हमने फ्लेक्सी और मल्टी कैप का फर्क समझा, फ्लेक्सी के फायदे देखे, पिछले प्रदर्शन पर नजर डाली और भविष्य की संभावनाओं पर भी बात की। अब अंत में एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं सोचने को। हाँ, ये जरूरी है। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, फंड का रिटर्न देखते हैं और बस फैसला कर लेते हैं। अच्छा, क्वांट ने 30% दिया, चलो इसी में पैसा लगा दो। पराग पारिक ने 20% दिया, इसे छोड़ो। हाँ, ये तो होता है। लेकिन क्या ये सोचना ज्यादा जरूरी नहीं है कि उस फंड की जो निवेश करने की शैली है, उसकी जो फिलॉसफी है, उसकी जो सोच है, क्या वो आपके मिजाज से, आपके टेम्परामेंट से मेल खाती है? जैसे आपने बताया, क्वांट अग्रेसिव है, पराग पारिक कंजर्वेटिव। हाँ, तो क्या होगा अगर बाजार बहुत तेजी से गिरे? क्या उस एग्रेसिव फंड में टिके रहने का धीरज निवेशक में होगा? या फिर अगर बाजार धीरे धीरे चल रहा है तो क्या वो कंजर्वेटिव फंड के धीमे रिटर्न से बोर होकर उसे बेच देगा? ये बहुत अहम सवाल है। क्या सिर्फ रिटर्न ही सब कुछ है, या फिर फंड की फिलॉसफी को समझना,